हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एक करंट का टॉपिक। आपने सुना होगा कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है जस्टिस शेखर यादव। उनको पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाने का कोशिश किया जा रहा है कि उनको पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सके। तो उसी के ऊपर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज पेपर में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाया जाता है। तो आज की क्लास में हम 10 से 15 मिनट में ये प्रयास करेंगे कि हम जज को पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी समझ सके। और ये करंट का टॉपिक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से आपका हो सकता है कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो बाकी पिछले वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाकर आप देखेंगे तो एक प्ले लिस्ट है 10 मिनट कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपको जितने भी क्लासेस हुई है 10 मिनट कॉन्सेप्ट वाली वो सब मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूं। जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया हो या हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया हो, दोनों को पद से हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाते हैं उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज को भी पद से हटाते हैं। दोनों को पद से हटाने के दो आधार होते हैं। सबसे पहला आधार होता है साबित कदाचार। सबसे पहला आधार होता है पद से हटाने का साबित कदाचार, और दूसरा आधार होता है पद से हटाने का असक्षमता। असक्षमता या इसको असमर्थता भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के दो आधार होते हैं। एक आधार होता है साबित कदाचार और दूसरा आधार होता है असक्षमता, या आप इसको बोल सकते हैं असमर्थता। क्लियर है? अब यहां पर अगर आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया गया है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग। लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हुआ है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे, संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु बोलचाल में हम इसको प्रयोग कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में वर्णित है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 124 में है। जबकि हाई कोर्ट के जज को पद से हटाना है तो इसकी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 218 में है। यानी अनुच्छेद 218 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसको पद से हटाते कैसे हैं? संसद के दोनों सदन से एक प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए उनको पद से हटाने का आदेश भी राष्ट्रपति देता है। तो राष्ट्रपति स्वयं आदेश देना ऐसा उसकी विवेकी शक्ति नहीं है। जब तक संसद प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगी, राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से उसको नहीं हटा सकता। तो पहले संसद एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगी, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आदेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है। अब यहां पर हम इसकी प्रक्रिया समझते हैं कि अगर संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित होकर उनको पद से हटाया जा सकता है तो संसद किस तरीके से प्रस्ताव पारित करती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यह है आपका पहला चरण। तो अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। सबसे पहले कि जज को पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकती है, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर यह प्रक्रिया लोकसभा से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लोकसभा के 100 मेंबर का समर्थन होना जरूरी है। यानी
जब तक लोकसभा के 100 सदस्य साइन करके लोकसभा के अध्यक्ष को यह प्रस्ताव नहीं देते, तब तक लोकसभा में यह प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। राज्यसभा में इस प्रक्रिया को स्टार्ट करना है तो राज्यसभा के 50 मेंबर पहले साइन करके इस प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति को देंगे, तब यह प्रक्रिया आगे स्टार्ट होगी। तो याद रखना है, लोकसभा से अगर यह प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो शुरू में ही 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यानी 100 सदस्यों का साइन से एक प्रस्ताव जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, तब पद से हटाने की कार्रवाई आगे चालू होगी। लेकिन राज्यसभा के मामले में कितने सदस्यों के समर्थन से प्रक्रिया स्टार्ट होगी? 50 सदस्यों के समर्थन से। तो याद रखना है, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। आगे, लोकसभा में लाने के लिए न्यूनतम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस को अध्यक्ष को सौंपना होगा। यानी अगर लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाना है तो लोकसभा के 100 सदस्य इसमें सिग्नेचर करके लोकसभा अध्यक्ष के पास इसमें जमा करेंगे, मिनिमम 100 सदस्य। राज्यसभा के मामले में न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यानी राज्यसभा के 50 मेंबर हस्ताक्षर करके राज्यसभा के सभापति को यह प्रस्ताव दे सकते हैं। तो अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 100 सदस्यों का समर्थन, राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब अध्यक्ष के पास अगर यह प्रस्ताव दिया जाता है तो अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। यानी अगर ये 100 सदस्य साइन करके लोकसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। अगर ये राज्यसभा के सभापति को दे रहे 50 सदस्य साइन करके, तो राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो याद रखना है, नोटिस के संबंध में अध्यक्ष से सभापति सूचना की जांच कर सकता है, जांच के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यानी अध्यक्ष और सभापति के पास ये पावर होती है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं। आगे, अब मान लेते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेते हैं, तो प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष या सभापति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यानी अगर लोकसभा का अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति बनाएगा। अगर राज्यसभा का सभापति इसे स्वीकार करता है तो राज्यसभा का सभापति एक 3 सदस्यीय समिति बनाएगा। अब ये 3 सदस्यीय समिति का काम क्या होगा कि जो उनके ऊपर आरोप लगा है, जो न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा उसकी जांच करना। तो एक प्रकार से जांच समिति है। तो इस 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल होता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शामिल होता है, यानी अध्यक्ष अपनी मर्जी से कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें शामिल करवा सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत में जितने भी हाई कोर्ट है उसके कोई भी हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रख्यात न्यायविद, यानी जो कानून का जानकार आदमी है उसको इस शामिल किया जा सकता है। यानी जो आपका यहां पर आपका जांच समिति बनेगी उसमें 3 सदस्य होगी, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष बनाए या राज्यसभा का सभापति जांच समिति बनाए। जहां से यह प्रस्ताव चालू होगा, याद रखना है, अगर यह प्रस्ताव लोकसभा से स्टार्ट होता है तो जांच समिति लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो राज्यसभा का सभापति जांच समिति बनाएगा। यानी जिस भी सदन से प्रस्ताव स्टार्ट होगा वही सदन का जो सभापति यानी अध्यक्ष होगा वही क्या बनाएगा? जांच समिति बनाएगा। यानी पहला सदन ही क्या करेगा? जांच समिति बनाएगा। तो जांच समिति में एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, दूसरा एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, कोई भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, और एक प्रख्यात न्यायविद यानी कानून का जानकार आदमी होगा। जिसको भी अध्यक्ष शामिल करना चाहे उनमें से ये आपके जज आएंगे, और जिसको सभापति अगर बना रहे तो सभापति जिसको चाहता है तो इनमें से कोई भी आ सकता है। यानी 3 सदस्य होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद यानी कानून का जानकार। अब ये जांच समिति क्या करेगी? जांच करेगी। अब ये जांच समिति जांच करेगी, और अगर ये जब ये जांच करते रहेगी तो जिस न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा है कि आप साबित कदाचार या आपका असक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ है, तो जिस भी न्यायाधीश को पद से हटाने की कार्रवाई हो रही है ऐसे न्यायाधीश यहां पर आकर अपना जवाब पेश करेगा। यानी जब ये जांच समिति जांच करेगी तो जो न्यायाधीश जिसके ऊपर आरोप लगा है वो यहां पर आकर अपना लिखित जवाब भी दे सकता है, और खुद आकर वहां पर मौजूद भी हो सकता है, उनके सामने अपना जवाब पेश करेगा। तो लिखित जवाब भी दे सकता है, मौखिक जवाब भी दे सकता है, जो भी है वो उनके सामने आकर वहां पर जवाब पेश करेगा। तो जांच समिति जब भी जांच करेगी तो जिनके ऊपर आरोप लगा है जिस भी न्यायाधीश के ऊपर, वो वहां पर आकर अपना पक्ष रखेगा।
अब देखिए, अब ये जांच समिति जो है, अब ये जांच समिति जांच करने के पश्चात पाती है कि जिस भी न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा है वो गलत है, यानी जो न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए उनके ऊपर आरोप लगा है वो गलत आरोप लगा है। तो ऐसी स्थिति में जांच समिति क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी? अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने जांच समिति बनाई है तो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी, और लोकसभा अध्यक्ष देखेगा कि जांच समिति ने पाया कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत लगा है, तो ऐसी स्थिति में आगे प्रक्रिया बढ़ेगी ही नहीं, यानी वहीं पर उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है खारिज करते हुए उनको पद से हटाने की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। लेकिन अगर जांच समिति पाती है कि जो जज के ऊपर आरोप लगा है वो सही आरोप लगा है, तो जांच समिति जब अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को देगी तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उस रिपोर्ट को अपने सदन में रखवाएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने जांच समिति बनाई है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने सदन में उस रिपोर्ट को रखवाएगा, और राज्यसभा के सभापति ने जांच समिति बनाई है तो राज्यसभा का सभापति अपने सदन में वहां पर जांच की रिपोर्ट रखवाएगा। अब यहां पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की जांच के उपरांत समिति द्वारा अध्यक्ष या सभापति को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यदि रिपोर्ट में कदाचार या असक्षमता पाई जाती है, अगर रिपोर्ट में कदाचार या अक्षमता या असक्षमता पाई जाती है तो हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और प्रस्ताव को विचार एवं विमर्श के लिए सदन के पटल में रखा जाएगा, जो मैंने अब बता दिया। अब यहां पर क्या होगा? अब वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी। हटाने के प्रस्ताव को यदि दोनों सदन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए सदन में। अब देखिए यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष ने जांच समिति बनाई थी, लोकसभा जो रिपोर्ट दी जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को दी, लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट को रखा लोकसभा में। अब यहां पर लोकसभा उसमें चर्चा करेगी, क्योंकि जांच समिति की रिपोर्ट आई है तो लोकसभा आपस में चर्चा करेगी और उसको बहुमत से प्रस्ताव पारित करने का प्रयास करेगी। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत लगता है, याद रखेंगे, न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत लगता है। अब यह विशेष बहुमत होता क्या है? तो याद रखिएगा, विशेष बहुमत क्या होगा? तो विशेष बहुमत होता है कुल सदस्यों का बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत प्लस, यानी कुल सदस्यों का बहुमत तो होना ही चाहिए, ये पहला है। दूसरा, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कुल सदस्यों का बहुमत क्या हुआ? मान लेते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो 543/2 + 1 ये होता है कुल सदस्यों का बहुमत। तो ये जो आंकड़ा आएगा, ये जो भी आंकड़ा आएगा ये भी होना चाहिए। साथ साथ उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित मान लेते हैं 543 में जिस दिन वोटिंग हुई वहां पे मान लेते हैं 100 लोग अनुपस्थित थे, तो उपस्थित कितने थे? 443 उपस्थित थे। 443 में मान लेते हैं कि 43 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट का प्रयोग किया? 400 लोगों ने वोट का प्रयोग किया। तो 400/2 आपका 400 का 2/3 उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, 400 का 2/3 बहुमत ऐसा। तो ये जो 400 का 2/3 बहुमत होगा ये ज्यादा होना चाहिए ये वाले आंकड़े से। याद रखना है कि जो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत आएगा वो इस आंकड़े के बराबर या इससे ज्यादा आना चाहिए। तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए और कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। तो कुल सदस्यों का बहुमत क्या होता है? लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी उसका बटे 2 + 1, और उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत जिस दिन उस दिन मतदान में जितने लोग उपस्थित थे वो और कितने लोगों ने मतदान का प्रयोग किया उसका 2/3 बहुमत। तो यहां पर मैंने माना था 543 कुल सदस्य हैं, उपस्थित कितने थे? मतदान के दिन 443 उपस्थित थे। 443 में से 43 लोगों ने 43 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने मत का प्रयोग किया? 400 लोगों ने मत का प्रयोग किया, तो 400 का 2/3 निकाले। तो 400 का 2/3 बहुमत भी आना चाहिए और जो ये आंकड़ा आएगा वो कुल सदस्यों के बहुमत के बराबर या उससे ज्यादा आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें लोकसभा से वो प्रस्ताव पारित होकर राज्यसभा चला जाएगा, और अगर ये राज्यसभा में ऐसा हो जाता है तो राज्यसभा से प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित होकर लोकसभा जाएगा। यानी लोकसभा से अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो लोकसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा भेजेगी, और अगर राज्यसभा से प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा भेजेगी। तो इस तरीके से एक सदन से प्रस्ताव पारित होकर दूसरा सदन जाएगा। अब दूसरा सदन भी यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों सदन से प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर उस जज को पद से हटाने की प्रक्रिया कंप्लीट करेगा, यानी उस जज को पद से हटा देगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जज को हटाने की प्रक्रिया, यानी जज को हटाने के लिए जो बहुमत है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है। यानी लोकसभा से भी वो प्रस्ताव अलग से पारित होना चाहिए और राज्यसभा से भी प्रस्ताव अलग से पारित होना चाहिए। यह भी याद रखिएगा कि जिस भी सदन में ये प्रस्ताव रखा जाएगा वहां वो सदन, पहला सदन ही जांच समिति बनाता है, और पहले सदन जांच समिति बनाएगा, फिर पहला सदन प्रस्ताव को पारित करेगा तो दूसरा सदन आएगा। दूसरा सदन कोई भी जांच समिति नहीं बनाता क्योंकि पहला सदन जांच करवा चुका है, तो दूसरा सदन केवल विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। जबकि पहला सदन जांच समिति भी बैठाएगा, जांच समिति की रिपोर्ट में यदि पाया जाता है कि वो गलत, उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही आरोप लगा है, तो पहला सदन उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर मान लेते हैं जांच समिति ने जांच में पाया कि इसके ऊपर जो आरोप लगा है गलत है, लेकिन वो सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाएगा। यानी जांच समिति पाती है कि ये मुजरिम है, लेकिन तब भी पहला सदन या जिस भी सदन में अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो वो जो आपके न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है वो वहीं पर बंद हो जाएगी, क्योंकि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। क्लियर है? तो यहां पर अब देखते हैं कि अब तक कितने न्यायाधीशों के खिलाफ पद से हटाने की कार्रवाई हो चुकी है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे 4 बार अभी तक ऐसे पद से हटाने का प्रयास हो चुका है, 4 बार। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी को पद से हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी। याद रखना, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वी रामास्वामी के ऊपर, तो वी रामास्वामी को सबसे पहले पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। यानी जांच समिति बैठी थी, जांच समिति ने पाया कि वी रामास्वामी जो है ये मुजरिम है, वी रामास्वामी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही आरोप लगे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो लोकसभा से बायकॉट कर गई थी, जिसके कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था, यानी पद से हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन ये इनके खिलाफ पारित नहीं हो पाया था। जांच समिति ने पाया था कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही लगा है। इसके बाद साल 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे सौमित्र सेन, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज थे सौमित्र सेन, उनको प्रस्ताव लाया गया था उनको पद से हटाने का। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। यानी ये प्रक्रिया चालू होती उसके पहले ही सौमित्र सेन ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सिक्किम हाईकोर्ट के जज पीडी दिनाकरण, सिक्किम हाईकोर्ट के जो आपके जज थे पीडी दिनाकरण, उनके खिलाफ राज्यसभा में प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी सिक्किम हाईकोर्ट के जज पीडी दिनाकरण के खिलाफ भी ये प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया गया, लेकिन उसमें प्रक्रिया होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अंतिम प्रयास सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा के संदर्भ में था। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ जो है 2018 में उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यहां पर राज्यसभा के सभापति ने इसे जुड़े नोटिस को खारिज कर दिया। यानी राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव में सहमति नहीं दी, जिसके कारण आगे की प्रक्रिया हो ही नहीं पाई। क्लियर है? तो याद रखना है 2 बार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा, और 2 बार हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रक्रिया लाई गई है। तो 2 बार हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और सिक्किम हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी चीजें समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। ये क्वेश्चन आपको यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं तो ये मेरे को समझ आएगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 3 और 3 आपको दिया गया है, प्रॉपर आप अच्छे से इसको देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इसका आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में तो मेरे को समझ आएगा कि जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये टॉपिक समझाने का प्रयास किया उसको वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही और अभी आपके लिए करंट के जितने भी टॉपिक आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चल रहे सबके ऊपर वीडियो आएगा, जैसे एक देश एक चुनाव, आपातकाल के ऊपर चल रहा है, तो वो सब चीजें आपके लिए शेड्यूल्ड है लाइन से। सब आपके लिए डेली एक एक क्लास आपको 11 बजे मिलेगी, जो आपका करंट के मुद्दे चैनल से सब्जेक्टिव नॉलेज चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो वो आपके लिए वीडियो आता रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।